हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। वीडी इक्वल्स टू, कल के डेरिवेशन देख लीजिए। वीडी इक्वल्स टू ई ई टाउ अपॉन एम। याद है बच्चों? कल हमको ने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया। देन इसके बाद हमने आपको करंट बताया, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। कल इसका हमने डेरिवेशन भी आपको बताया, राइट? आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। यहां से देखिए क्या समझ में आ रहा था। यहां से ये समझ में आ रहा था कि वी डी इज प्रोपोर्शनल टू ई, और यहाँ पे आई इज प्रोपोर्शनल टू वी डी। क्लियर? देन इसके बाद मैंने आपको बताया कि आई अपॉन ए, आई के नीचे ए को ले आएंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू एन इंटू ई इंटू वी डी। इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये जो टर्म कहलाता है, ये करंट डेंसिटी होता है, और इससे हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। ठीक है बेटा? जे इक्वल्स टू आई बाई ए। ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ओम्स लॉ। क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में हमें ओम्स लॉ पढ़ना है। तो आइए ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across the end of the conductor when the physical conditions such as temperature, mechanical strain, etc. remains the same। ठीक है? तो ये देखिए आपके पास में, ये आपके पास में कोई कंडक्टर दिया गया है, राइट? ये आपके पास में कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर में आपने क्या लगाया है? पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया है। ये देखिए V पोटेंशियल डिफरेंस आपने सेट किया है, तो करंट I फ्लो होने लग गई है। तो क्या कहा गया कि I इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है? I इज प्रोपोर्शनल टू V या V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शनल हटाने पर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो V इक्वल्स टू आर आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे V है एक एक्सिस में, एक एक्सिस में I है। ओके? और दोनों का ग्राफ क्या जा रहा है? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसको आप क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है? फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितना हैवी आप पोटेंशियल लगाएंगे, अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ती चली जाएगी उस कंडक्टर से। क्लियर? So it is called I is proportional to V और V is proportional to I। Proportionality constant हटाने पर V equals to RI। R is called resistance of the conductor। ठीक है? yes। याद रखिएगा, ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए कंडक्टर की फिजिकल सिचुएशन लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सब सेम रहेगी। क्लियर है बेटा? अब देखिए V प्रोपोर्शनल टू I क्यों होता है ना? V प्रोपोर्शनल टू I क्यों होता है? एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि आपके पास यहाँ पर एक कंडक्टर है। ठीक है बेटा? और कंडक्टर है, और हर कंडक्टर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। हर कंडक्टर का खुद का एक क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब कि रुकावट, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक है ना? अब मैं आपको दो सीन दिखा रहा हूं बेटा। यहां से एक करंट आ रही है जो कि है 2 एम्पियर की, और दूसरी करंट आ रही है 4 एम्पियर की। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बेटा ये जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस क्या ड्रॉप होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना? रेजिस्टेंस एक रुकावट का काम करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस एक रुकावट आपको दिखाई दे रही है, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है। समझना कैसे? जैसे कि ये मान लो ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस था, ठीक है?
करंट यहां पर आ रही थी, इस टर्मिनल में वोल्टेज 4 वोल्ट था। करंट निकलने के बाद जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपनी एनर्जी उतनी ही नहीं रखेंगे, यहां पर बाहर आएंगे तो थक हार जाएंगे। तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो यहां पर जो टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ बेटा? 3 वोल्ट। कितने वोल्ट हुआ? 3 वोल्ट। अब ये समझ लीजिए कि अगर करंट स्ट्रांग होगी, आई अगर ज्यादा होगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा? ज्यादा। तो इसी फीलिंग से हम कहते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आपके पास में एक पत्थर का एक पथरीला रास्ता है, राइट? और यहां से दो पानी के बहाव आ रहे हैं। एक पानी का बहाव आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर का, और एक पानी का बहाव आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर का। बोलिए यस कि नो? तो एक बहाव कम है और एक बहाव ज्यादा है। क्लियर हो गया? एक बहाव कम है और एक बहाव ज्यादा है। अब यहां पर पत्थर और रुकावट पड़े हुए हैं। बोलिए यस और नो? ये रुकावट है। ये बताइए कि इस बहाव पे, इस रुकावट पे, रेजिस्टेंस पे ज्यादा एनर्जी अपनी कौन वेस्ट करेगा? 40 किलोमीटर पर आवर की स्ट्रीम या 20 वाली? ऑब्वियसली 40 वाली। 40 वाली इस पे ज्यादा वर्क करेगी, करेगी नहीं करेगी? 20 वाली कम वर्क करेगी। तो यही करंट है, मतलब जितनी ज्यादा हैवी करंट होगी, पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा वेस्ट होगा, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये V प्रोपोर्शनल टू I आप इस नजरिए से लिखिए। अच्छा, I प्रोपोर्शनल टू V का मीनिंग क्या है? I प्रोपोर्शनल टू V का मीनिंग ये है कि आपके पास कोई सर्किट है, आप बैटरी जितनी स्ट्रांग करते जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस जितना स्ट्रांग करते जाओगे, करंट उतनी बड़ी होती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट छोटी रहेगी, आपने 12 वोल्ट की बैटरी कर दी तो करंट क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यस कि नो? क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा लालच रहेगा इलेक्ट्रॉन के भागने का, उतना इलेक्ट्रिक प्रेशर बनेगा। बोलो आ गया समझ में? तो बच्चों दो चीजें हैं, V प्रोपोर्शनल टू I जब आप देखते हैं तो यहाँ पे V जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। किस फॉर्म में देखते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप। कि जितना ज्यादा करंट होगी सर्किट से अक्रॉस द कंडक्टर, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है ना? और I इज प्रोपोर्शनल टू V को हम किस फॉर्म, यहाँ पे V जो होता है ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, ये होता है पोटेंशियल अप्लाइड। पोटेंशियल अप्लाइड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दो बातें हमने यहाँ पे करी है, एक V प्रोपोर्शनल टू I और I प्रोपोर्शनल टू V। दोनों ही सही है ना? दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू I। सो V इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दीजिए, R I, R इक्वल टू V अपॉन I। क्लियर कि नॉट क्लियर? याद रखिएगा, रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है कंडक्टर की। कंडक्टर का ये फिजिकल पैरामीटर है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना? तो ना ये V पे डिपेंड करता है, ना ये I पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये एक फिक्स प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये फिक्स प्रॉपर्टी है, ना तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है और ना तो ये करंट पे। क्लियर हो गया? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि सर आर तो V के प्रोपोर्शनल हुए, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि आर V के साथ है, बट बेटा ऐसा नहीं है। आर V के साथ नहीं है, आर V के प्रोपोर्शनल नहीं है। आर V और I दोनों का रेशियो है। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए देखिए, ये V है और ये I है। जैसे आप V बढ़ाओगे वैसे I भी बढ़ेगा। बोले ये सुनो, तो R इक्वल टू कितना हो रहा है? V अपॉन I। अगर आपने वोल्टेज को 2 गुना किया तो करंट भी ऑटोमेटिकली कितने गुना हो जाएगी बेटा? 2 टाइम्स।
और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप देख रहे हैं एवरी टाइम आर क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि वी बढ़ने के साथ साथ आई अपने आप बढ़ेगा। इसलिए आपको यदि लग रहा है कि आर वी पर डिपेंड कर रहा है, नो, आर दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया? अगर वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, बट आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। आर यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो अब आर की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। v इक्वल्स टू आर आई, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। v को वोल्ट में मेजर करते हैं एंड आई को एम्पियर में मेजर करते हैं, एंड वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ओम। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहां से आती है 1 ओम की डेफिनेशन। क्वेश्चन पूछता है डिफाइन 1 ओम, तो R इक्वल्स टू वी अपॉन आई का यूज करिए। अगर आप किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं, बोले ये सुनो, इफ यू फ्लोइंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द कंडक्टर, किसी कंडक्टर में आप 1 एम्पियर की फ्लो कर रहे हैं और उस 1 एम्पियर की फ्लो के चलते इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब हाल ये थे कि करंट जाने के जस्ट पहले वोल्टेज 12 वोल्ट था और बाहर निकला तो कितना हो गया, 11 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। कितने का ड्रॉप हुआ है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। क्या कहलाता है? 1 ओम। क्लियर हुआ? यस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस इन विच बाय फ्लोइंग a current of 1 एम्पियर, है ना, वोल्टेज इज ड्रॉप्ड बाय यूनिटी, है ना, वोल्टेज इज ड्रॉप बाय 1 यूनिटी। ओके, या पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज बाय 1 वोल्ट, या यूनिटी इज कॉल्ड 1 ओम। क्लियर? सो वंस अगेन सारी चीजें आपने देख ली है कि V प्रोपोर्शनल टू I भी देख लिया, I प्रोपोर्शनल टू V भी देख लिया, ओम्स लॉ भी देख लिया। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये देखिए पोटेंशियल ड्रॉप मैंने बताया था, जितनी हैवी करंट होगी उतना बड़ा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आर आई। आप इस डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, सो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, एंड बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आर आई, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। क्लियर कि नॉट क्लियर? रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ कंडक्टर। अब देखिए हम यहाँ पे बेटा हम रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, है ना, कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो R इक्वल टू हमने क्या निकाला अभी तक? V अपॉन आई। निकाल लिया कि नहीं निकाला? R इक्वल्स टू हमने निकाला है V अपॉन आई। अब देखिए बच्चों, अब हम कर रहे हैं अगला टॉपिक। हेडिंग बना लीजिए, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द कंडक्टर। मतलब हम ये निकालने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, हम ये निकालने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो देखिए आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, राइट? हमने पढ़ा है I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये करंट की वैल्यू हुआ करती है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी डी इक्वल्स टू कितना था पढ़ा बेटा? ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, राइट? सो I इक्वल्स टू एन ई ए इंटू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन कितना बेटा? एम, राइट? यहाँ हमने एन ई, इसको सॉल्व कर लो बेटा। सो आई करंट इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर हो जाएगा ए टाउ अपॉन कितना हो गया बेटा? एम। ये करंट की वैल्यू आ गई, राइट? तो हम लोग जो है यहाँ तक पहुँच गए।
Ne² A टाउ बाई m। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो Vd की वैल्यू होती है वो ई टाउ बाई m हुआ करती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ई बचा हुआ है। हम यहाँ पे भूल गए थे, सॉरी लिखना, ये ई, राइट। अब आपको याद होगा कि ये ई जो बना था ये तब बना था जब हमने एल लेंथ के कंडक्टर पे वी वोल्टेज इस्टेब्लिश किया था, याद है? सो जो यहाँ पे ई बन गया था दैट इज इक्वल्स टू वी बाई एल। तो मैं इस ई की जगह पे क्या वी बाई एल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास में आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ, ई की जगह वी अपॉन एल, राइट। और यहाँ पे कितना? एम। क्लियर? बन गया? ओके। अब यहाँ से v को अगर आप अलग कर ले, अगर आप v को अलग कर ले या v को रोक ले तो ध्यान से देखिएगा, v को रोकने के बाद ये क्या बन गया? ml ऊपर चला गया अपॉन एन ई स्क्वायर, टाउ भी है और a, और साथ में यहाँ पे ऊपर क्या आ गया? आई आ गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो है ये पूरा का पूरा इसे आप नंबर 1 दे दें और बाई इक्वेशन, बाई ओम्स लॉ के आपके पास स्टेटमेंट है v इक्वल टू आर आई, है कि नहीं है? तो अगर आप कंपेयर करें तो ये r की जगह पे बैठा है कि नहीं बैठा है? हाँ, तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, बाई कंपैरिजन आप लिख सकते हैं, है ना? बाई कंपैरिजन क्या लिख सकते हैं? देखिए कंपैरिजन में यहाँ पे v इक्वल्स टू आर आई है तो r इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, राइट। r इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू कितना? a। तो r इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर बेटा? और ये l बाई a। क्लियर? तो ये बन गई r की वैल्यू। बेटा ये जो है ये पूरा का पूरा जो टर्म कहलाता है ये पूरा का पूरा मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मटेरियल की प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मेटल की प्रॉपर्टी है। दिस इज कॉल्ड रो। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रो। सो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, आपने कभी सुना होगा, सुना है? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्लियर? तो अब आप देखिए कि रो की वैल्यू भी आपको पता चल चुकी है, और रो की वैल्यू होती है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ टाउ इज द कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर हुआ बेटा? तो ये रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस है। ये देखिए रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंस हमारे पास में है, ये देखिए r इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, एंड दिस एन ई स्क्वायर टाउ इज कॉल्ड रो। क्लियर हो गया? वेयर रो इज कॉल्ड m upon n square tau is called resistivity और specific resistance। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बन जाएगा। अब यहां से अब हम रो को हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने पर, सॉरी कांस्टेंट को हटाने पर प्रोपोर्शनलिटी आती है। सो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। क्लियर? मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिख रहा है यहां से आपको? आर जो है इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, मतलब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जी हाँ, ये जो रो आया है, जो रो आया है वो किसको शो करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल को। क्लियर? जिसका रो ज्यादा होगा उसका ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो गया?
resistivity depends on the nature of material, not on geometrical dimension of the conductor। हाँ, ये जो resistivity होती है बेटा, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके पास रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला। हम्म हमारे पास जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, अगर L को और A को हम कांस्टेंट कर दें तो रेजिस्टिविटी पे बात आ जाएगी। जैसे मान लीजिए बेटा, आपके पास में दो कंडक्टिंग वायर है। एक आपके पास में सिल्वर का है वायर, ये सिल्वर का वायर है जिसकी लेंथ बेटा L है, और एरिया क्या है एक क्रॉस सेक्शन का? A है। ठीक है बेटा, ये लेंथ L है, एरिया A है। दूसरा वायर जो है बेटा आपके पास में, वो आपके पास में आयरन का है। किसका है बेटा? आयरन का, Fe का। आयरन का वायर है। आयरन के वायर का भी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। राइट? मुझे आपसे पूछना है कि बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों के लेंथ तो सेम हो गए, एरिया भी सेम हो गए, है ना? तो बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बच्चों। हाँ, एक आयरन है, एक सिल्वर है। देखिए बच्चों, यहाँ पे अब R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। राइट? तो लेंथ और एरिया पर तो डिपेंडेंस रही नहीं। अब बची किस पे? मटेरियल पे। बेटा, जो आयरन का मटेरियल होता है वो ज्यादा डेंस होता है, इसके कारण इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो सिल्वर की रेजिस्टिविटी से हाई होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी आयरन की, तो आयरन की रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन ज्यादा हो जाएगा और रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर कम हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो बेटा, ये हमारे पास पूरा डेरिवेशन हो गया। R इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। आप इसको नोट कर लेंगे, R इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और ये फॉर्मूला बन जाता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो अब थोड़े से रिलेशंस देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमको रटने भी पड़ सकते हैं वो। तो इन रिलेशन को हम नोट कर लेंगे। रिलेशन बिटवीन वी डी, रो, आई, ई, जे एंड वी। वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आई का मतलब करंट ऑफ द कंडक्टर, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जे मतलब करंट डेंसिटी, एंड वी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। राइट? चलिए, अब फॉर्मूला नोट करिए। पहला फॉर्मूला है सिग्मा, रो इक्वल्स टू ई बाई जे। रो इक्वल्स टू ई बाई जे। हम्म हम्म, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है यहाँ पे कि रो इक्वल्स टू ई बाई जे। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको उस समय करंट डेंसिटी बताई थी। करंट डेंसिटी क्या थी? करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, दिस कॉल्ड जे। एंड जे इक्वल्स टू कितना हो गया था बेटा? आई की वैल्यू एन ई ए वी डी अपॉन ए। ए से ए क्या हो गया था? कैंसिल। राइट? सो जे की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ जाएगी बेटा? जे की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट करूं, सो जे इक्वल्स टू एन ई वी डी। राइट? और वी डी की वैल्यू कितनी होती है? ई, कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम। सो जे इक्वल्स टू एन ई, वी डी की वैल्यू ई, कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम। सो जे इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ठीक है बेटा? और साथ में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अभी अभी आपने जो ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा है? ओम्स लॉ में आपने V इक्वल्स टू रो एल बाई, सॉरी, ओम्स लॉ नहीं, रेजिस्टेंस वाला जो डेरिवेशन आपने करा है, उसमें आपने क्या निकाला था रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से?
क्या निकला था? R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, था कि नहीं था? और R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, रो की वैल्यू आई थी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, याद आ गया? L बाई ए, ये रो की वैल्यू आई थी, है ना? रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये देख लीजिए रो की वैल्यू आई थी कि नहीं आई थी? तो ध्यान से देखो बेटा, ये रो का उल्टा है कि नहीं है? ये रो का क्या है? उल्टा। तो रो जो होता है बेटा, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, राइट? और रो का उल्टा वन अपॉन रो, रो का उल्टा वन अपॉन रो, और वन अपॉन रो कितना आ जाएगा बेटा? एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, बनेगा कि नहीं बनेगा? और बेटा वन अपॉन रो आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी, सिग्मा। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या कहलाता है बेटा? सिग्मा कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा J इक्वल टू सिग्मा ई। क्लियर कि नॉट क्लियर? J इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो ये डेरिवेशन क्या बन गया हमारे पास में? J इक्वल्स टू सिग्मा ई, एंड सिग्मा इज कॉल्ड वन अपॉन रेजिस्टिविटी। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। व्हाट इज रो? रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा? और रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। इसको आप क्या लिख सकते हैं? G इक्वल्स टू ई बाई रो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्मा जो होती है दैट इज इक्वल्स टू वन बाई रो। होता है कि नहीं होता? हाँ, सो क्या देखा आपने? J इक्वल्स टू सिग्मा ई देख लिया, एंड J इज प्रोपोर्शनल टू E। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? सो J प्रोपोर्शनल टू सिग्मा E एंड J इज प्रोपोर्शनल टू E। तो ये देख लीजिए हमारे पास में फॉर्मूला, रो इक्वल्स टू ई बाई जे। अभी हमने इसको डिराइव कर दिया, रो इक्वल्स टू ई बाई जे। यहां से देख लीजिए, रो को ऊपर ले जाइए तो रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ई बाई जे। क्लियर हो गया? सो रो इक्वल्स टू ई बाई जे, डन। अब ई की वैल्यू ई है और जे की वैल्यू कितनी होती है? एन ई वी डी। जे की वैल्यू कराई है ना? ये देखिए जे की वैल्यू क्या होती है? एन ई वी डी। क्लियर? तो यहां से वी डी को ऊपर ले जाइए। हम्म तो सिग्मा इक्वल टू ई अपॉन एन ई वी डी। सो वी डी ऊपर आ जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा? ई अपॉन एन ई रो। क्लियर? ई अपॉन एन ई रो बन जाएगा। ई को क्या लिख सकते हो बेटा आप? ई को लिख सकते हो वी बाई एल। सो ये क्या बन जाएगा? वी अपॉन एन ई रो इंटू एल। वी यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है ना? सो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, और ये भी बता दिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके। सो आपने देखा, कंडक्टिविटी देख ली। अच्छा, इससे रिलेशन में क्या मिलेगा आपको? इससे रिलेशन में ये मिलेगा कि अब देखो यहाँ पे व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस वीडी डिक्रीजेस एंड रो इंक्रीजेस, ये बोल रहा है ना? देखिए, टेम्परेचर इंक्रीजेस का मैं सबसे पहले आपको फंक्शन पढ़ा दूं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होता है। आपने फॉर्मूला निकाला R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। बोलिए यस कि नो? R इक्वल्स टू रो की वैल्यू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर बेटा? यही था ना? इंटू एल बाई ए। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, रो की वैल्यू, रो की वैल्यू हाँ, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक ना? यही था m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। चलिए देखिए, इसी को सिग्मा बोलते हैं बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने का क्या फर्क होता है, हम ये देखने वाले हैं। बेटा जैसे ही आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, राइट बेटा, आप जैसे ही किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो बेटा ये जो दो लोग टकरा रहे हैं, दो लोग के टकराने का जो टाइम होगा वो बढ़ेगा
या घटेगा? घटेगा, बिल्कुल सही। मतलब टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। अगर टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी तो रो जो है दैट इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो अगर टाउ की वैल्यू कम होगी तो एज अ होल रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और आप जानते हो कि r इक्वल्स टू रो एल बाई ए है, तो रो की वैल्यू बढ़ने से r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपने देखा कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर घटेगा, क्लियर है बेटा, तो रो की वैल्यू बढ़ेगी, और रो की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा। चलिए अब देखिए, यहां से देख लीजिए। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, हम्म टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वीडी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? हम्म टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वीडी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? वीडी इक्वल्स टू होता है ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। बोलो होता है कि नहीं होता? तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो वीडी भी घटेगा। तो आपने देख लिया कि वीडी डिक्रीज हो रहा है मगर रो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। राइट। सेकंड, सेकंड है व्हेन एल इंक्रीजेस वीडी डिक्रीजेस। ये देख लीजिए यहाँ पे वीडी की वैल्यू क्या आई थी? वी अपॉन एन ई रो एल। क्लियर है? तो अगर एल आप बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है ना? तो सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी रूप में आपके पास में आते रहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो मैंने थोड़ी सी बता दी है, इसलिए मैं इस टॉपिक का नाम रख देता हूं कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। क्लियर बेटा? conductance. You all know conductivity is represented by sigma, and sigma is conductivity is equals to 1 upon resistivity. Clear beta? 1 upon resistivity. This is called conductivity. Clear है बेटा? ओके okay. आप जानते हैं कि जो रो की वैल्यू होती है वो होती है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर बेटा? सो सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये नोट कर लें, ये किसकी वैल्यू है? कंडक्टिविटी की। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो ये सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में। सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? एन ई स्क्वायर टाउ बाई बाई एम। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये कंडक्टी हो गई। हम्म अब कंडक्टिविटी की हम यूनिट भी निकाल देते हैं। कंडक्टिविटी की हम यूनिट भी निकाल देते हैं। सो यू ऑल नो कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। राइट बेटा? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी? ओम मीटर। सब लोग जानते हो, यस और नो? अगर नहीं जानते हो तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट बता देता हूँ। देखिए R इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। सो रो इक्वल्स टू हो जाएगा आर ए बाई एल। आर की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की भी कितनी? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल। सो आंसर कितना आ गया? ओम मीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रजिस्ट सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है, बट आपको यहाँ पर किसकी यूनिट चाहिए है? आपको यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं चाहिए है, आपको यहाँ पर रजिस्टिविटी की यूनिट नहीं चाहिए है। रजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसी को बेटा रजिस्टिविटी बोलते हैं और इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। बोलिए यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड resistivity, but we are here to find the unit of conductivity. So you know conductivity
T sigma is equals to 1 upon resistivity, right? So it is 1 upon resistivity and resistivity is noted by rho. बेटा यूनिट देख लो, रूट यूनिट बताई ओम मीटर, ये सुनो बेटा 1 अपॉन ओम को बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं? महो। ओ एच एम के उल्टे तरफ से लिखोगे तो रेजिस्टेंस का उल्टा जो हो जाएगा, ओम का उल्टा हो जाएगा महो। क्लियर? और यूनिट क्या आएगी? नीचे से मीटर ऊपर आएगा, सो दिस इज कॉल्ड महो मीटर इनवर्स। महो मीटर इनवर्स या महो पर मीटर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इसका महो पर मीटर, राइट? सो बेटा ये आपके पास में तलाश पूरी हो चुकी है, ठीक है ना? महो पर मीटर। यस, तो ये देख लीजिए हमने इसकी यूनिट बता दी है ना? महो पर मीटर। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की, कि भाई ये कंडक्टेंस क्या है। अभी आपने देखा था, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, सॉरी टॉपिक स्टार्ट किया था, बताया था कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। बेटा कंडक्टेंस को जी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? जी से। तो जानिए अगली शीट में कि ये भाई साहब ये कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस, तो बेटा कंडक्टेंस को जी से शो करते हैं एंड कंडक्टेंस जी इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। 1 अपॉन रेजिस्टेंस, समझ में आया? सो बेटा जी की यूनिट क्या होगी? 1 बाई ओम। क्या होगी? 1 बाई ओम। तो इसे बोलते हैं बेटा ओम इनवर्स। क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स, या इसका नाम है म्हो। क्या नाम है बेटा? म्हो। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी का। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। ओके, अभी आपने देखा कि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? अरे भाई, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो इनके बीच के टक्कर का समय कम हो जाएगा। ओके, इंक्रीज ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। बताइए रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और अगर टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी मैंने यही बात तो आपको बताई ना बेटा, भूल गया क्या इतना जल्दी सब लोग? हम्म, अभी मैंने आपको इस बात को बड़े डिटेल में ही बताया है कि भाई साहब आर इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, राइट? सो आर इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। क्लियर? अब देखिए टॉर्क की वैल्यू, टाउ की वैल्यू अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और टॉर्क के छोटा होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? सो बेटा ये दिस इज कंप्लीट, ये हो गया आपका ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ से रिलेटेड पूरी चीजें। क्लियर है बेटा? अब बात आती है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं एंड आई थिंक सो ये आपके सिलेबस में भी होना चाहिए। तो बच्चों अगला टॉपिक हम कवर करते हैं, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप जानते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना? यस, तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो डेफिनेशन बनेगी कैपेसिटी ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, कल वर्क।
called electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है बेटा? और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। याद आया बेटा? V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर? तो बेटा यहां से मैं W इक्वल टू क्यू इंटू वी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ओके, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड I इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। सो Q इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? IT, राइट? So W equals to I into T into V. So finally फॉर्मूला हो गया VIT। कितना हो गया बेटा? VIT। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल्स टू VIT। ये हमारे पास बेसिक वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल्स टू VIT। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, इसे हम जूल में मेजर करते हैं। ठीक है? अब रेजिस्टेंस की एंट्री होती है बाय ओम्स लॉ। बेटा ओम्स लॉ से ऑल यू नो कि ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आर आई। होता है कि नहीं होता? या यहां से I इक्वल्स टू V बाई आर भी होता है कि नहीं होता? सो W इक्वल्स टू, यदि आप वैल्यू पुट कर दें V के आर आई में, तो V की जगह आर आई, एक और I, और एक क्या बेटा? T। सो W इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? I स्क्वायर आर टी। बोली हुआ कि नहीं हुआ? और अगर बेटा आपके पास कोई रेजिस्टेंस है और इसके अंदर से आप अगर करंट को भेज रहे हो, तो इसमें जो एनर्जी डेसिपेट होती है वो किसके फॉर्म में बेटा एक्सपेंड होती है? हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? हीट। तो इसी को बेटा हीट बोलते हैं। हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? सो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एंड वर्क को ही क्या बदल दिया? हीट में बदल दिया। बिकॉज रेजिस्टेंस में कंडक्टर केवल हीट की, रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी केवल हीट एनर्जी की फॉर्म में कंज्यूम हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो मैंने क्या पढ़ा है? मैंने पढ़ा है आपको कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है बेटा? नाउ ऑल यू नो I इक्वल्स टू कितना होता है? V बाई आर। बिकॉज V इक्वल्स टू आर आई। जानते हो सब लोग? बोलो हाँ या ना? सो H इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो आई हो जाएगा V बाई आर का होल स्क्वायर, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर से एक आर क्या हो गया बेटा? कैंसिल। सो हीट इक्वल्स टू कितना हो गया? V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा वर्क कह लो या हीट कह लो, सब एक ही फॉर्मूला है। वर्क कह लो या हीट कह लो, क्या क्या फॉर्मूला आया? पहला फॉर्मूला बना VIT, दूसरा फॉर्मूला बना आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा फॉर्मूला बना V स्क्वायर अपॉन आर टी। क्लियर हो गया? सो दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई दिक्कत? अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर। क्या नाम बेटा? इलेक्ट्रिकल पावर। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर। सो बेटा आप लोग जानते रहो व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना? सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिकल पावर? रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन की जो रेट होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को बेटा? इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ओके? सो रेट कैसे निकाली जाती है बेटा? पावर इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट टाइम। राइट? अब यहाँ पे वर्क की जगह पहला फॉर्मूला क्या है बेटा? VIT अपॉन टाइम। टाइम से टाइम क्या हो गया? कैंसिल। अगला फॉर्मूला बना था आई स्क्वायर आर टी। आर टी में अपने टाइम भी का डिवाइड कर दिया। फिर एक फॉर्मूला बना था V स्क्वायर अपॉन आर। यस और नो? एक फॉर्मूला बना था
वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, राइट। तो यहां भी टाइम का डिवाइड कर दिया, तो टाइम से टाइम कैंसिल, टाइम से टाइम कैंसिल। तो बेटा पावर का फॉर्मूला निकल करके आएगा, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पहला हो जाएगा वी आई, अगला हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब यदि टाइम मल्टीप्लाइड है तो वही फॉर्मूले एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे या हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे। बट यदि टाइम का मल्टीप्लाई नहीं है, टाइम कैंसिल हो चुका है, तो ये किसको रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल पावर को। डन? एनी प्रॉब्लम? तो बच्चों अगला टॉपिक हेडिंग बना लीजिए, इस टॉपिक का नाम है बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है भाई साहब, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का हम टॉपिक करने जा रहे हैं। बेटा याद होगा आपको लास्ट ईयर की, अगर हम कोई लेंथ थी, कि मेटेलिक लेंथ थी, अगर उस मेटल के लेंथ का टेम्परेचर ओरिजिनल टी था, टी डिग्री सेल्सियस था, राइट, और उस टी डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, ये ओरिजिनली टी डिग्री सेल्सियस पे था, और इसकी लेंथ कितनी थी बेटा? ओरिजिनली एल नॉट। कितनी थी बेटा? एल नॉट। और आग लगा करके हम इसको गर्म कर देते थे, तो क्या होता था बेटा? इसमें एक्सपेंशन हो जाता था। याद आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, और इसमें डेल्टा एल का एक्सपेंशन हो जाता था। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। और तब हम कहते थे कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर टी, एल एट टी इक्वल्स टू क्या होता था बेटा? ओरिजिनल लेंथ एल नॉट प्लस एक्सपेंडेड एल, डेल्टा एल। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ एल नॉट प्लस जो डेल्टा एल था उसकी वैल्यू याद करिए, क्या आती थी? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये आती थी एल नॉट अल्फा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा वट, है ना। सो यहां भी मैं लिखूंगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये क्या थी बेटा? लेंथ एट टेम्परेचर टी। क्लियर? अब बात यहां पे रेजिस्टेंस की हो रही है, बिल्कुल सिमिलर वाली फीलिंग लाइए, बिल्कुल वैसी की फीलिंग। ये मान लीजिए ये आपके पास में पहला सीन है, T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। T इक्वल टू कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा इस पर टेम्परेचर है, इस पर रेजिस्टेंस है आर नॉट। कितना रेजिस्टेंस है? आर नॉट। आपने इसको गर्म किया और इसका टेम्परेचर आपने डेल्टा टी से बदल दिया। किससे बदल दिया? डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया, राइट। तो इसका टेम्परेचर नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर टी हो गया, हो गया। सो यू कैन राइट आर टी इक्वल्स टू आर नॉट प्लस चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस, राइट। न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस चेंज इन रेजिस्टेंस। क्लियर बेटा? बिल्कुल वही वाली फीलिंग है, एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल। याद आया? और फिर क्या आता था बेटा? ये आता था एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती थी? एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, राइट। सिमिलरली यहां पे भी इसकी वैल्यू आर एट टी इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज हियर चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? तो आपने क्या सीखा? आपने ये देखा कि टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टेंस होगा वो आर नॉट के साथ प्लस हो जाएगा, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? अल्फा लास्ट ईयर कहलाता था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बट अल्फा का नाम अब बदल जाएगा, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो बेटा यहां से आर एट टी इक्वल टू आर नॉट आप कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। और आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो इसको। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन इस फॉर्मूले से दिया जाता है। क्लियर? फॉर मेटल,
बेटा मेटल का जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा मेटल का अल्फा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने के कारण अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, और अल्फा पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ने से आर टी बढ़ेगा। राइट। सेकेंड बात, फॉर सेमीकंडक्टर, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। सेमीकंडक्टर, बेटा याद रखना सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। बोलो हाँ है ना? अब अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है बेटा, तो अल्फा डेल्टा थीटा सब्ट्रैक्शन में आएगा। बोलो यस कि नो? तो 1 से सब्ट्रैक्ट होकर के ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई पहले ऐड हो रही थी ना, अब सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो कम हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस अब की बार बोलो बढ़ेगा कि घटेगा? अब कम होगा। क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज होता है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे हमने फाइनली फॉर्मूला बता दिया आपको। आर टी इक्वल टू आर जीरो, 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है? राइट और रॉन्ग? ओके। अब देखिए अल्फा की हम यूनिट कई बार निकालने को आ जाता है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। आर टी इक्वल्स टू आर जीरो, 1 + अल्फा डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर। राइट बेटा? सो आर टी इक्वल्स टू आर जीरो बन जा आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा डेल्टा टी। बेटा आर टी में से आर जीरो को माइनस कर दो, दैट इज इक्वल्स टू आर जीरो अल्फा डेल्टा टी। डन बेटा? अब यहां से अल्फा को रोक लो, सो ये क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यदि आप ये आ चुका है अल्फा की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्मल, सॉरी, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक ना? ओके। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आ चुका है। अब यहां से अल्फा की यूनिट देख लो बेटा आप, अल्फा की यूनिट देख लो। ऊपर क्या है? ओम और माइनस ओम, क्योंकि ऊपर भी ओम माइनस ओम होगा। बोलो हाँ। और नीचे है ओम मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? या एसआई यूनिट में बात की जाए तो केल्विन। एसआई यूनिट में क्या हो जाए? केल्विन। राइट? इक्वल टू अल्फा। अब ओम में से ओम माइनस होके क्या आएगा बेटा? ओम ही आएगा। और नीचे ओम है और केल्विन है। ओम से ओम क्या हो गया? कैंसिल। सो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? केल्विन इनवर्स। ठीक है बेटा? तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? केल्विन इनवर्स। एनी प्रॉब्लम? तो ये देखिए, ये जो लिखा हुआ था रजिस्ट अल्फा की वैल्यू, आपको अब समझ में आ रही है अल्फा की वैल्यू क्या है? ये अल्फा की वैल्यू दी गई है आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर नॉट टी। ठीक है? अगर आप दो मेटल का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो वायर का, तो अल्फा बेटा दो इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ ये बनता है, आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन। क्लियर है? हाँ, ये कब यूज होगा बेटा? ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, है ना? इसको नोट कर लीजिएगा। जब न्यूमेरिकल में दो मेटल का कंपैरिजन आएगा तो इस तरीके से आएगा, बन जाएगा। इफ आर टू लेस देन आर वन, मतलब बाद वाला रेजिस्टेंस कम है और पहले वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? नेगेटिव। क्लियर हो गया? टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। आर जीरो का मतलब होता है बेटा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर टी मतलब रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। आर वन इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस एंड आर टू मीन्स रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया बेटा? सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है ना? अब हमारे सिलेबस में कलर कोड रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे पास आना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब देखिए ये हमारे पास जो स्लाइड में सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है बेटा, आप कर चुके हैं, बचपन में ही आपने कर लिया है। सीरीज कर लिया है ना, और पैरेलल कर लिया है। बस इतना याद रखिएगा जनरल नॉलेज के लिए कि सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, एंड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है, बड़े से भी बड़ा। राइट?
एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, छोटे से भी छोटा, राइट। सो अब हम हमारे पास टॉपिक अगला बनता है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस।